नाउ स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को अब हम स्टार्ट करेंगे आगे रिवीजन में। बट यहाँ पर मैं आपको आज की क्लास में एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आइए, देखिए बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास, इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। ये शायद आपको मिलेगा नहीं कहीं, लेकिन पता है एनसीईआरटी में पूछा गया तो शायद एग्जाम्पलर में आपको दिया होगा। बच्चों देखिए, जिंक आपने पढ़ा होगा ना कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है ना, वो किसी भी मेटल से जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, आपने पढ़ा है, क्योंकि रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देता है ना। क्या होता था बच्चों, बच्चों बताइए। जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लीजिए। HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, याद है बच्चों। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब लोग नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ओके। ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, लेकिन जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। तो अगर हम कोई मेटल लेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है बताइए, जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, याद करिए। जनरली हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर कोई मेटल है आपके पास, तो मेटल क्या करेगा, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके, मिनरल एसिड जैसे कि HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देगा आपको, मेटल का सॉल्ट देगा, है ना, मेटल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट ऑफ मेटल। और प्लस आपने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, याद है बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या लिया, जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, तो यहाँ पर क्या होता था, ZnSO4 बनता था, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इस तरीके से निकल जाती थी, याद है बच्चों। ठीक, ये बात सबको याद है, ठीक है। अब सुनो, पता है, लेकिन आपने आपको बच्चों एक बात और पढ़ाई गई है कि जब आपका यही मेटल, जैसे कि मान लीजिए जिंक है, ठीक, तो अगर जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड तो एक अलग ही एसिड है भाई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सुनो बच्चों, जो हाइड्रोजन निकलती होगी उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ध्यान सुनिए, समझिए जरा। हाइड्रोजन निकलती तो होगी, समझना जरा, ठीक है, रिएक्शन में हाइड्रोजन बनती होगी, लेकिन तुरंत उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैठा हुआ है। तो H2+O मिलके क्या बना देते हैं, H2O। समझिएगा जरा, क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई, मैंने क्या बोला बताइए। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, हाइड्रोजन भी बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन बनती है, लेकिन आपको पता है दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन बनती होगी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होती होगी, उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वाटर बन जाएगा, यानी कि बच्चों कहीं ना कहीं वाटर बनेगा, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और हमने क्या पढ़ा था हमने क्लास में कि HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी वजह से दो काम होते हैं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले क्या, बना हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, बना हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से आपको हाइड्रोजन ना मिलके वाटर मिल जाएगा, प्रोडक्ट में वाटर मिल जाएगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात यह है कि बच्चों साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलते हैं, जैसे कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, है ना। तो बात समझ में आई। तो बच्चों जब भी नाइट्रिक एसिड का मेटल के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ना मिलके आपको वाटर मिलेगा, क्योंकि बना हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। और सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सॉल्ट भी आपको मिलेगा, मेटल का सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट ऑफ मेटल, सॉल्ट ऑफ मेटल। अब मैं आपको आज की क्लास में ये होमवर्क देता हूं कि बच्चों आप इन दोनों रिएक्शन को याद करिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों आई। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस रिवीजन सीरीज में, सुनिए बच्चों। पहली रिएक्शन ये है कि जिंक को आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया, तो जिंक को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो बच्चों, ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो इसकी पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी गुड पावर, वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिलेगा, बस ये बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। सॉल्ट मिला, जिंक नाइट्रेट सब लोग बना लोगे,
सॉल्ट तो मिलेगा ना, बताया था अभी, सॉल्ट ऑफ मेटल मिलेगा, मिल गया। ठीक, और क्या बताया था बताइए, हाइड्रोजन की जगह वाटर मिलेगा। लो, हाइड्रोजन की जगह आपको वाटर मिल गया। याद करने का तरीका बस मैं बता सकता हूं। और क्या मिला, फिर मैंने बोला था डिफरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या मिलेगा आपको, सुनो ध्यान से बच्चों, खुद सोचिए। यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है। क्या मिला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहां नीचे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ध्यान से सुनो, जिसको नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, और N2O को क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन। और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए मोनो ऑक्साइड। ये गैस होती है। ठीक, ये दोनों क्या है, आपकी गैस है। ये वाला टॉपिक 9th क्लास में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा नाइट्रोजन के कंपाउंड दिए हुए हैं, 5 कंपाउंड टोटल दिए हैं। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चांद बुक में दिया, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। अब मुझे आप ये बताओ, सुनो ध्यान से, आप मुझे ये बताओ कि NO2 में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है या N2O में ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर हाई है, NO2 में या N2O में, कहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये ऑक्सीजन रिच है, ये यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, मोर ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में ज्यादा ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन है। ठीक, तो अगर इसमें बच्चों मोर ऑक्सीजन है, अरे स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, मेरा पढ़ाने में दिमाग है ना, सुनो, मेरा दिमाग पढ़ाने में लगा हुआ है, सुनिए ध्यान से, सुनिए बच्चों, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि बच्चों आप समझ सकते हो, जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला तब तो ऐसा नाइट्रोजन का कंपाउंड बना जिसमें बहुत ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की पावर ज्यादा होती है, वो आप समझ सकते हो, उसकी जो एसिडिक पावर है वो ज्यादा है। क्या मैं सही कह रहा हूं, और डाइल्यूट की थोड़ी कम होगी। भाई नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन तब सप्लाई करेगा जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा तो कम ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। समझे, तो नीचे देखिए, नीचे बच्चों नाइट्रिक एसिड कैसा है, डाइल्यूटेड HNO3। तो इसलिए क्या बना बताओ, क्या बना, अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट सॉल्ट बना, वाटर भी बनेगा मैंने बताया, लेकिन नाइट्रोजन का कंपाउंड बदल जाएगा। अब वो वाला नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि N2O बनेगा, लेस ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जो पावर होती है वो कम होती है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जो पावर होती है वो ऑक्सीडाइज करने की पावर कम होती है। आया कि नहीं आया बताइए ये टॉपिक, बोलिए, आया कि नहीं आया ये टॉपिक, बिल्कुल रट के आ जाइएगा। और मैं तो कह रहा हूं इसकी बैलेंसिंग भी आप लोग रट लीजिए, एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप इसकी बैलेंसिंग भी रट लीजिए, इसको रट लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। ठीक, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराएगा तो डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर वो डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएगा तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका दूसरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके, या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका IUPAC नेम है, और नाइट्रस ऑक्साइड इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक, आ गया, याद कर लो। ठीक, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, टॉपिक मैंने आपको ये वाला पढ़ा दिया, भूल मत जाना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। टॉपिक देखो क्या है, अगर आपने जिंक की रिएक्शन कराई किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक, और ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फेज लिखने की जरूरत नहीं है, शायद देख लो, फेज नहीं लिखोगे आप, कोई जरूरत नहीं है फेज लिखने की, आप सीधे रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन करा दो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिंक का सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट, जिंक पे होता है 2+ चार्ज, और नाइट्रेट होता है NO3-, 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, बनेगा ZNO3 का होल ट्वाइस, सही है। ठीक, तो यहां से बनेगा Z जिंक नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, सही है, और साथ में क्या निकलता है, मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलेगा, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड निकलेगा, तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड ले, डाई, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसकी पावर ज्यादा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा NO2। बैलेंस कर लो, और बैलेंस हमने अभी कैसे किया था वो आपने देखा था, 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ 2 लगा लीजिए तो 2 2 जा 4, और यहाँ 4 लगा लीजिए, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, तो 2 3 जा या 4 नाइट्रेट हो गए, तो इधर 4 नाइट्रेट करने के लिए आपको 4 लगाना पड़ेगा, इधर 4 नहीं सॉरी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है,
तो 2 नाइट्रेट हो गए, 2 टू द 4, 4 नाइट्रेट, और इधर भी ये देखिए NO3 4 नाइट्रेट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद जिंक कितने हो गए 2, तो यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों। यस, अभी भी ये बैलेंस नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं यहाँ, एक्स्ट्रा हो रहे हैं ऑक्सीजन, चेक कर लो, है ना, कितने हो रहे हैं। यहाँ 4 लगाना पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से, कितने हो रहे हैं चेक कर लो भाई। नाइट्रोजन 2 टू द 4 सही तो है ना। यहाँ भी नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ना नाइट्रोजन, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको 2 लगाना पड़ेगा शायद, ठीक है। और 2 टू ज़ा कितना हो गया 4, नाइट्रोजन ही देख लेते हैं 2, और 2 टू द 4 प्लस 2 6, तो 6 लगा देंगे तो बात बनेगी क्या, चेक कर लेते हैं। चेक कर लो भाई, बनी बात या नहीं बनी, चेक कर लो। इसकी तो भाई आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, हैवी डिफिकल्टी है। 6 3 सा कितना हो गया 18, ठीक। 6 नाइट्रेट है, नाइट्रोजन ही काउंट कर लेते हैं पहले। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 2 टू द 4, और यहाँ से 2 6 हो गए, और ऑक्सीजन 2 3 6 2 12 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, और 4 यहाँ से मिल गया, कितना हो गया 12 4 16 2 18, 6 3 18, 6 हाइड्रोजन है। तो उधर आपको फिर से प्रॉब्लम करेगा अब हाइड्रोजन, तो कितना लिखेंगे यहाँ, कितना लिखेंगे यहाँ, 6 के लिए 3 लगाएंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, वहीं से देख लो आप, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला ना, इसको याद करना है भाई आपको सीधे, ठीक है। शायद हम लोग ने पहले ठीक ठीक कर लिया था, कुछ गलती हो गई क्या, शायद हम लोग ने पहले ठीक ठीक कर लिया था, ठीक है। यस, जिंक पे हमने 2 लगा के गलती कर दी है ना, यस, पहले ही बैलेंस हो गया था, पहले ही बैलेंस हो गया था ये तो। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ नाइट्रेट 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक, और यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ 2 लगा देंगे। इससे क्या फ़ायदा है, चेक कर लो। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ से 2 2 2 4, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब चेक कर लो बैलेंस हो गया, इसकी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। चेक कर लो बैलेंस हो गया, चेक करो भाई। नाइट्रोजन कितने, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, और 3 2 जा 6 यहाँ से मिल रहे हैं, 2 यहाँ से मिल रहे हैं, और 2 2 जा 4 यहाँ से मिल रहे हैं। सही है, अब चेक कर लो बैलेंस है, ठीक। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़, है ना, वरना ये आपको घुमाएगा बैलेंसिंग में भी और प्रोडक्ट में भी, इसलिए मैं इसको स्पेशली निकाल के लेके आया हूँ। और जब यही रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट के साथ, तो डाइल्यूट के साथ करने पर अब अलग इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए। अगर आप इसी जिंक को रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HNO3 के साथ, लेकिन इस बार डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है तो इसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है। जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, जिंक का सॉल्ट, साथ में बच्चों हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलेगा, और क्या बनेगा बताइए, N2O बनेगा, ठीक। बैलेंस करोगे तो अब ये बहुत परेशान करेगा भाई, बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको करेगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, डाइल्यूट वाले में यार 10 होता है, याद करके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे बताओ। और 5 वाटर होता है, तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर चेक करिए, ये याद ही करके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। वहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ 10 नाइट्रोजन हो गए, तो इसलिए 4 लगाना पड़ेगा, जिससे कि 4 2 जा 8 नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, और जिंक हो गया 4, तो अब जाके बैलेंस हो गया। ऐसे 1 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे नहीं बैलेंस होगा ये। हिट एंड ट्रायल्स आप करते रह जाओगे, इन दोनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा, प्रोडक्ट की भी और इसकी बैलेंसिंग की भी। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, आ जाएगा तो कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, प्लीज़ ध्यान दें इस पर। कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, याद कर लो, कहीं कॉपी में अलग से नोट लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कॉपी में अलग से नोट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। यहाँ से आपके मार्क्स जा सकते हैं, 3 नंबर जाएंगे सीधे आपके, दोनों रिएक्शन लिखने के लिए आ गई अगर तो, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ आ गई, पहले मैंने बोला, आप देखो हमेशा केमिस्ट्री मैंने बोला याद भी करना पड़ता है, अब नहीं सुनोगे तो फिर जाओ, ये याद करना था। अब सुनो, एक और बात याद करनी है, बल्कि 2 बातें याद करनी है। देखिए बच्चों, वो आपको रिएक्शन करवाएगा MnO2 सॉलिड की एल्युमिनियम पाउडर के साथ, सुना, मैग्नीज डाइऑक्साइड की किससे रिएक्शन कराएगा, एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है बच्चों। इसमें क्या करता है,
ये जो एल्युमिनियम सॉलिड है ये मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीज बाहर हो जाएगा। और यहाँ हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। सुन लो भाई ध्यान से बच्चे, सुन लो, ये एक्सोथर्मिक भी है भाई, सुना, बहुत ज्यादा हीट यहाँ निकलती, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यहाँ निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक भी है, ये एक्सोथर्मिक भी है। ठीक, ओके। अब आइए इसको लिखते हैं और एक और रिएक्शन में आपको ऐसे दिखाऊंगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है, MnO2। तो ये देखिए MnO2 हमने ले लिया और साथ में हमने एल्युमिनियम का पाउडर लगाया सॉलिड फॉर्म में। बच्चों ये एल्युमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में क्या, कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे मेटल के ऑक्साइड में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो एल्युमिनियम ने मैग्नीज के डाइऑक्साइड में से मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया। अब आंसर क्या मिलेगा, तो एल्युमिनियम अपना ही ऑक्साइड बना देगा, एल्युमिनियम अपना ही ऑक्साइड बना देगा, यानी कि Al3+ और O2- मिलके क्या बनाएंगे, Al2O3 बना देंगे। तो एल्युमिनियम अपना ही ऑक्साइड यहां पर बना के आपको दे देगा। और सुनिए बच्चों, खास बात ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि ये जो मैग्नीज मेटल होता है ये मेल्ट कर जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ लिक्विड, यही पूछता है वो एग्जाम में क्वेश्चन कि बताओ मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में क्यों निकलता है। यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है उसमें से एक प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में क्यों बनता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये तो सॉलिड होता है आपका। ठीक, अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। यदि आप इसको बैलेंस करोगे बच्चों, एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, जैसे ही हम यहाँ 2 लगाएंगे, अब ध्यान से चेक करो, मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ 2, लेकिन यहाँ 3 है, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाओगे तो एल्युमिनियम के लिए आपको 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, ये लीजिए, थोड़ा बहुत इसको करके आप बैलेंस कर सकते हो आराम से। अब आप चेक कर लो बच्चों, 2 3 जा 6 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ये देखिए बैलेंस होकर तैयार हो गया आपके सामने, मैग्नीज हो गया 3 तो 3 लगा दिया, गेम खत्म। ठीक, ये भी आपका सॉलिड होता है, एल्युमिनियम पाउडर भी आपका सॉलिड होता है। मैग्नीज लिक्विड क्यों होता है, वाई इसका रीजन सुनिए, इसका रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, हीट निकलती है, और वो हीट क्या करती है, इसको मेल्ट कर देती है। ठीक, मेल्ट करने का मतलब इसकी मोल्टन स्टेट में ले जाती है इसको। ठीक, एक तो ये रिएक्शन है। एक और रिएक्शन पूछी जाती है, वो भी नोट करिए यहीं पर बच्चों। मैग्नीज डाइऑक्साइड की जगह वो आपको क्या ले लेगा, वो आपको क्या दे देगा, बताइए, कोई बता सकता है, देखते हैं आप लोगों को कितने बच्चों को याद है। ऐसी एक और रिएक्शन होती थी, यहां मैग्नीज ऑक्साइड की जगह आयरन का ऑक्साइड होता था, बताइए वो कौन सा ऑक्साइड होता था, फॉर्मूला बताओ। यहां पर एल्युमिनियम पाउडर के साथ आयरन का कोई ऑक्साइड होता था, हाँ हाँ, एल्यूमिनोथेरेपी, यस 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 यस, वेरी गुड, यस 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 यस, Fe2O3। ठीक, तो बच्चों एक ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये देखिए यहाँ अगर आयरन का ऑक्साइड हो जाए कौन सा, Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम पाउडर के साथ। एल्यूमिनोथेरेपी है ना, जो कि रेलवे में वेल्डिंग करने के काम आता है, आपने देखा है ना। अब ये एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन यहाँ मोल्टन स्टेट में लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ये भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, और ये भी डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, दोनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और साथ में क्या बन गया, Al2O3, ये लीजिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। ठीक, सॉलिड, और साथ में बच्चों बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। इसका भी रीजन सारा वही है कि आपको यहाँ मैग्नीज लिक्विड में मिल रहा था, यहाँ आयरन लिक्विड में क्यों मिल रहा है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है। अब बैलेंस कर लीजिए फटाफट, पूरी बैलेंसिंग आई थिंक वैसे ही होने वाली है, शायद देख लेते हैं। Al2 है ना, यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन वहाँ 3 है तो 2 लगाया, तो एल्युमिनियम आपको 4 करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक, और आयरन कितने करने पड़ेंगे आपको, Fe2, सो 2 करने पड़ेंगे। और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, वहाँ 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 2 जा 4 होना पड़ेगा यहाँ। हाँ भाई चेक कर लो, नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लीजिए नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लीजिए नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस है, बोलो बोलो बोलो। ठीक, अब सुनो, ये दोनों जो रिएक्शन है आपकी, दोनों की दोनों जो रिएक्शन है, ठीक, ये दोनों रिएक्शन है क्या, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, सुना, ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम ने मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया, एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, और एक्सोथर्मिक भी है, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक है, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक है कि निकलने वाला जो डिस्प्लेस मेटल होता है मैग्नीज और आयरन, ये आपका मोल्टन स्टेट में होता है, यानी कि पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। कोई डाउट है, कर लोगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। अब सुनिए, अब आते हैं हम लोग अपने रिवीजन पे, और अगर आप इसका फेज लिखना चाहो तो फेज तो वही है, ये सॉलिड था, ये सॉलिड, ये लिक्विड, और ये सॉलिड। ठीक, यस। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल कौन सा किया था बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं।
चलो देखो बच्चों, ये देखिए फटाफट। अच्छा बैलेंस वैलेंस भी करना है, अच्छा चलो भाई ठीक है देख लेते हैं। पहला वाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराओगे एल्युमिनियम पाउडर के साथ, कर लोगे बताओ? एल्युमिनियम पाउडर लिया, एल्युमिनियम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, तो एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा, यस और नो? एल के ऊपर 3+ चार्ज और सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2-, तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ 2-, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो आंसर आएगा Al2SO3, सॉरी SO4 का होल थ्राइस। बताओ ये फॉर्मूला बना लोगे? बोलो। अब यहाँ कितने सल्फेट हैं 3, क्योंकि 3 लगा हुआ है तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, तो सल्फेट यहाँ पे कितने हो गए 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए 3×2=6, और आपको पता है हाइड्रोजन तो निकलेगी, तो यहाँ 3 लगा दिया, 3×2=6, एल्युमिनियम 2 बैलेंस हो गई। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट है? हो जाएगा ठीक, क्योंकि आपको पता है मेटल क्या करेगा, एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। और जिंक का सॉरी जिंक कह रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड का केस अलग था, मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक। उसके बाद अब बच्चों सोडियम कार्बोनेट करेगा HCl के साथ, पढ़ लीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कैसा है, बेसिक है, क्योंकि मेटल का कार्बोनेट बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक। तो ये बेसिक है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस निकल जाएगी, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, अब क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया लाइम वाटर से, ये आपको सबको पता है, आगे बढ़ते हैं। और एक ही स्टेप लिखेंगे यहाँ, सेकंड वाला स्टेप नहीं लिखेगा, क्योंकि एक्सेस में नहीं दिया हुआ है, CO2 एक्सेस में नहीं दिया है, इसलिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगला सवाल, हाँ, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये बच्चों वाला खेल है भाई, इसको क्या ही बैलेंस करें बताइए, है ना, इसको 100 बार बैलेंस कर चुके हैं, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं। नीचे वाला, ऊपर वाला आप देख लो, यहाँ पे कितने OH, कितने यहाँ पर OH हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर बताइए। सोडियम बैलेंस है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2+1 3 और यहाँ 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा लीजिए, तो यहाँ 2+2 4, तो यहाँ 2 लगा लेंगे, तो 2×4, 2 ऑक्सीजन 2, ये लो खत्म। कोई डाउट है? और नीचे वाला मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको इस क्लास में, ठीक। उसके बाद उसने बताया था कि पूछा था कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है बच्चों, है ना। तो अब बताओ, ये पार्ट 1 किसको नहीं पता, ये पूरी दुनिया को पता है, सोडियम को पानी में डालोगे भैया ब्लास्ट हो जाता है। क्यों भाई? सोडियम के टुकड़े को पानी में डालोगे, आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे, सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है वहां पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मतलब हीट निकलती होगी इसमें, तो हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो फर्स्ट वाली क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। और सेकंड वाली जो रिएक्शन है बच्चों, ये वाली डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो हीट आपको देना पड़ता है, हम लोग ने क्लास में पढ़ा हुआ है, बैलेंस आप कर लोगे, मैंने क्लास में कराया हुआ है। कोई डाउट है बताइए? तो हीट आप दे रहे हो, यानी कि हीट कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक, सेकंड वाला एंडोथर्मिक, सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आइए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। हाँ, व्हाइट वॉश में कौन सी रिएक्शन करते हैं, अब इन्होंने आधा अधूरा आंसर लिखा, आपको पूरा लिखना है। व्हाइट वॉश में कौन सी रिएक्शन होती है, केवल इतना थोड़ी ना होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, लाइम वाटर। फिर क्या करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं पास कराते हैं, एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, याद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर बन जाता है। याद आया? बताइए, याद आया बच्चों? बोलो, ठीक। अब इसको बैलेंस वैलेंस करना, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है, कर लोगे बताओ? बोलो बोलो बोलो, कर लोगे? फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, याद है, इसकी वजह से व्हाइट शाइन आती है दीवार पे, और बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ क्लास में पढ़ाया। आगे बढ़िए, सेकंड कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड को रखो चाहे सिल्वर क्लोराइड को रखो सनलाइट में, तो सिल्वर ब्रोमाइड की सनलाइट में कराई हमने, डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ये, फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, सिल्वर बाहर हो गया, ब्रोमीन बाहर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, डिकम्पोज हो गया, कोई डाउट है? और यही वाली रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं हम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। हो गया, अगला सवाल। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, बताओ कितनी बार बता दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, तो भैया फेरस सल्फेट को गर्म करते हो, पहले पेल ग्रीन होता है और बाद में कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, याद है। पहले पेल ग्रीन होता है, बाद में रेडिश ब्राउन हो जाता है। सवाल उसने पूछा
कह रहा है स्टेट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, बिफोर हीटिंग पेल ग्रीन और आफ्टर हीटिंग रेडिश ब्राउन, नेम द गैसेस प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ये रही, बैलेंस वैलेंस भी आप कर सकते हो, और टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कर लोगे। अगला सवाल लॉन्ग आंसर टाइप। बच्चों सबसे पहले सवाल पूछा उसने, कहाँ गया, कह रहा है कि यहाँ पे देखो, इस सवाल को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, कैसे, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, और होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब सुनो सिर्फ कहना आसान नहीं है, याद भी करना पड़ेगा, तो ये वाला आप एक डेफिनेशन कोई भी याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद अ केमिकल रिएक्शन, एक मिनट, कह रहा है स्टेट 4 ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस, ओके। 4 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद राइट वन एग्जांपल, सबका हर एक ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल लिखना है और बैलेंस करना है। तो भैया बहुत आसान है, चेक कर लो, अब मैं इसमें सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, ये लो। क्या आप नहीं कर पाओगे, बताओ, भूल गए हो क्या? आसान है, बताओ। इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करा देना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेंज इन कलर में बच्चों बेस्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट के साथ कराओगे तो PbI2 का येलो PPT बनेगा, याद है, तो कलर चेंज का एग्जांपल है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हो, क्योंकि येलो PPT होता है किसका, लेड आयोडाइड का, या आप क्या लिख सकते हो, BaCl2 का H2SO4 के साथ, ठीक है, BaCl2 का H2SO4 के साथ लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा HCl, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बनेगा। कोई डाउट है बताइए। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर अगर आप लिख रहे हो एग्जाम में, तो आप वाली लिख देना रिएक्शन की, क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ किया तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, ठीक। तो ये इसके बाद अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी आती हैं। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, ठीक है, तो ये आप खुद से कर लोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, ठीक। और उसने क्या बोला, क्यों बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, ठीक। उसके बाद हाँ, अब कुछ नई चीजें आएंगी वो आपको याद करनी है, ध्यान सुनिए बच्चों, इधर देखिए, कुछ नई चीजें आएंगी वो आपको याद करनी है, कुछ ना कुछ आपको नया तो मिलेगा ही। देखो जैसे कि बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन द एयर। अब देखो ये बड़ा मजेदार है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, करेक्ट। तो बहरहाल CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, सबको पता है, जल्दी बताओ, सबको पता है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या, कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस ट्रैप करके रखी जाती है, कौन सी गैस को ब्लीचिंग पाउडर में ट्रैप करके रखा जाता है, फंसा कर रखा जाता है, क्लोरीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने कहां पढ़ा है, हाँ क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। अब सुनो, अगर आपने इस ब्लीचिंग पाउडर में, अगर आपने इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस को ट्रैप कर लिया है, ठीक है ना, तो क्या होगा बताइए, जैसे ही आप इसको कहां रखोगे, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपने एयर में रख दिया तो एयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है ना, और क्या होता है, कैल्शियम। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है तो बताओ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो क्या बनता है, क्या सिखाया मैंने, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड है तो मेटल का क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, बोलो, मेटल का कार्बोनेट बनेगा। याद करने का तरीका है भैया ये, ठीक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखोगे तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, फ्रॉम एयर, एयर से मिली, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो मेटल का कार्बोनेट बनेगा। अब कैल्शियम का कार्बोनेट बने, मेटल कौन है यहाँ, कैल्शियम, Ca, तो मेटल का कार्बोनेट बनाओ, CaCO3, मेटल का कार्बोनेट, यस और नो, बताइए। और दूसरी बात कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस ट्रैप रहती है तो निकल जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आया या नहीं आया, बोलो। ये ब्लीचिंग पाउडर सॉलिड होता है, ठीक है, आ गया, याद करने के तरीके हैं ये, ठीक है। इसमें क्लोरीन ट्रैप रहती, बाहर निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो मेटल का कार्बोनेट बनेगा, यानी कि कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लीजिए, हो गया, हो गया, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बहुत आसान है, ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल क्या होते हैं, CuSO4.5s2, गर्म करोगे 7S5S2 निकल जाएंगे, खेल खत्म। ये देखिए यहाँ
आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आप देख भी सकते हो। ये देखिए, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लो। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O गर्म कर दिया तो 5H2O बाहर निकल गया, व्हाइट हो जाएगा। सुन लो, ब्लू कलर से व्हाइट हो गया, ब्लू विट्रियोल थे वो व्हाइट हो गया। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन उसने थर्ड वाली दे दी, यहां पर आ जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम मतलब, स्लेक लाइम क्या होता है आपका? CaOH होल ट्वाइस है ना। स्लेक लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस है ना। तो CaOH होल ट्वाइस में क्लोरीन पास करोगे, शायद ये आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में रिएक्शन पढ़ी होगी, आई डोंट नो, याद आ रहा होगा आपको। तो बच्चों आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा यहाँ? ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए, ये ड्राई स्लेक लाइम, ड्राई मतलब सूखा हुआ है, पानी नहीं है वहां पर, है ना, पानी नहीं है बच्चों, इसमें सूखा हुआ है ये, ठीक। इसमें क्लोरीन गैस पास करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, सूखा हुआ ड्राई स्लेक लाइम है ये, ठीक है, ओके। तो इसमें क्लोरीन गैस पास करोगे आप तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और पानी बाहर हो जाता है। देखो हाइड्रोक्साइड है, OH जब भी होता है तो पानी निकलने की संभावना होती है, तो पानी वहां पर निकल गया, चेक कर लो, बैलेंस होगी ये। बताइए, याद करना आया कि नहीं आया ये वाली? बताइए, बोलिए, आया? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नंबर 3 वाली, आ गया, हो जाएगा। चलो अगला बढ़ो। अब सुनो, अब क्या बोला उसने, नंबर 4 कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। बस एक ही स्टेप लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करोगे, एक्सेस में तो किया नहीं है, एक्सेस में तो किया नहीं, तो हम एक ही स्टेप लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में, तो क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर आ जाएगा, लाइम वाटर का मिल्की कलर आ जाएगा, और वाटर बाहर निकलेगा। उसके बाद एक रिएक्शन मैंने आपको बहुत स्पेशली याद कराई है, शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर NaOH की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? जिंक ग्रेनुअल्स के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। याद है? ये बड़ी स्पेशल रिएक्शन मैंने आपको याद कराई थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। ये मैंने आपको याद करवाया था इसी रिवीजन क्लास में, याद है? बताइए, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्टार लगा लो इस पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ कराओगे, हीट करोगे, Na2ZnO2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, फटाफट आइए इस क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर देखिए जरा बच्चों, देखो, कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम, ओके। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है बच्चों, तो डाइजेशन कौन सा टाइप है? याद करिए, जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है? बताइए, डाइजेशन के थ्रू जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था NCERT वाले रिवीजन सीरीज में, क्या होता है? जो आप रोटी खाते हो, है ना, जो आप खाना खाते हो फूड, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, याद है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वो सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, याद है? याद है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज। कोई डाउट है बताइए? डीकंपोजिशन, और इन्होंने बोला था क्या कि डिफाइन ईच ऑफ देम, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो रस्टिंग है वो किसका एग्जांपल है? तो आयरन की रस्टिंग है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। क्यों भाई, भूल गए हो क्या? आयरन की रस्टिंग किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ठीक। कैसे? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, आयरन की रस्टिंग जब होगी तो क्या बताया था? बताइए, ये आयरन है और ये वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एयर के प्रेजेंस में, और एयर से ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बना देता था? Fe2O3 डॉट XS2O, याद है? और यही क्या है? ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस यही रस्ट होता है, ठीक। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में, और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। तो 0 से +3 ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, चेक कर सकते हो आप, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? बताइए, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, सही है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक, करेक्ट। नो, उसके बाद, और ऑक्सीडेशन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, डिफाइन ईच ऑफ देम। अच्छा,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफाइन ईच ऑफ देम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पता है ईच ऑफ देम का मतलब, इन्होंने गलत आंसर लिखे हैं थोड़े से। ईच ऑफ देम का मतलब है कि जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसको ही डिफाइन कर दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है वो डिफाइन कर दिया, डाइजेशन ऑफ फूड को डिफाइन कर दिया। नहीं, आपको जो टाइप है उस टाइप को डिफाइन करना है। जैसे कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दो, डीकंपोजिशन है तो डीकंपोजिशन की डेफिनेशन दो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए बच्चों, थर्ड, हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर, ये अभी अभी मैंने कराया था MnO2। बोलो बोलो बोलो, आज की क्लास में हुआ था। कौन सी रिएक्शन है? टाइप ऑफ द रिएक्शन बताइए, भूल गए हो क्या? एक सेकेंड। यस, MnO2 को बच्चों आपने किसके साथ किया था? एल्युमिनियम के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है बताइए? डिस्प्लेसमेंट टाइप है कि नहीं बताइए? यस और नो बोलिए, ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? बोलो, कहाँ गया भाई? एक सेकेंड यार। ठीक, तो कर लोगे, और मैंने आपको रिएक्शन भी लिखवा दी उसके बाद। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ था? मोर रिएक्टिव मेटल था। कौन था मोर रिएक्टिव मेटल? कौन था? एल्युमिनियम। तो मोर रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम ने मैग्नीज डाइऑक्साइड में से मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट वाला, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट। तो ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों भाई? ब्लू कलर चला जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, याद है जब आयरन नेल को इसमें डिप करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। भूल गए हो क्या? ये वाली रिएक्शन भूल गए हो क्या? कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन होता था, इसमें आयरन लगाते थे तो क्या हो जाता था? FeSO4 बनता था, सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन कलर का बनता चला जाता था, और आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन, ये ब्राउनिश कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता था। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड किया गया है। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि HCl को किसके साथ किया गया है बताओ? NaOH के साथ। अब बताओ, ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी कि क्या बनेगा आपका? वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, H2O + NaCl। बैलेंस वैलेंस कर लेना, वो बात की बात है। ध्यान से सुनिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा टाइप होती है बताइए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन लिखना हो लिख दो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन टाइप क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बताइए? अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। यस, वेरी गुड, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। चेक कर लो, HCl आपको क्या देगा? H+ और Cl-। ठीक, और NaOH आपको क्या देगा? NaOH आपको क्या देगा? ये क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, Na+ और OH-। ठीक, तो क्या होगा बताओ? बोलो, इसका कैटायन इसके एनायन से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसका कैटायन इसके एनायन से, तो H+ OH- मिलके वाटर दे देगा, और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आयन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई आपकी बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये वाली रिएक्शन क्या हो गई आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट वाला आंसर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई देख लीजिएगा। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ओके 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 ओके, उसके बाद बच्चों आ जाइए यहाँ पर सवाल फटाफट। देखिए सारी चीज़ें आप लोग को पता है, बस हमें डिस्कस करना है यहाँ। जल्दी जल्दी आ जाइए, सारी चीज़ें आप लोग को पता है, बस हमें जल्दी जल्दी डिस्कस करना है। इधर देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भैया हीट करोगे जिंक ग्रेनुल्स के साथ, यार सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्यों भाई? ठीक है, अरे रट लो यार, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? क्लास में इसकी मैकेनिज्म बताइए, अभी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, चुपचाप याद कर लो। Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक, ये एक्वस होता है, एक्वस Na2ZnO2, क्योंकि ये हमने एक्वस लिया, पानी तो है ही है, तो ये सॉल्ट बना है। सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम और जिंक का एक मतलब ऑक्साइड है ये, तो ये सॉल्ट होता है, एक्वा सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, उसके बाद बच्चों अब उसने बोला आपसे क्या? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करोगे तो दोनों स्टेप लिखेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हुए हैं
कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के साथ ये वाला CO2 जो एक्सेस में डाल रहे हो, आपको क्या देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिल्की कलर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल है। ये क्या है? सॉल्युबल है। कोई डाउट है? हो जाएगा, आगे बढ़िए। अगला सवाल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। 50 बार बताया यार, ये एसिड है, सोडियम का कार्बोनेट बेसिक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, लेकिन कार्बोनेट है तो CO2 गैस निकलेगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा, खत्म। चेक कर लो, इधर आ जाओ, ये देखो, डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराई थी सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, तो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया। बेस एसिड की रिएक्शन होगी, बेस और एसिड की रिएक्शन होगी, बेस और एसिड की, तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और CO2 क्यों निकल गई? क्योंकि कार्बोनेट है। चेक कर लो, चेक कर लो। और सोडियम का सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, वो तो आप पहचान गए होगे, क्योंकि यहां से एनायन क्या आ रहा है। क्यों बना लोगे इसको कि नहीं? जल्दी बताओ, बन जाएगी? सोच कर तब बनाना है, बन जाएगी, ठीक। सोडियम का सल्फेट Na2SO4, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों, ठीक। अब सुनो, आगे देखते हैं क्या सवाल दिया उसने हमें। कह रहा है कि एग शेल्स, हाँ जरा बताना जरा, एग शेल में कौन सा कंपाउंड होता है? बताइए, एग शेल्स में क्या होता है? पढ़ाया है, एग शेल्स में क्या होता है? बताइए जल्दी से। कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर बताओ, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक की बेसिक। कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर एसिडिक की बेसिक? बोलो। बेसिक, बेसिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम मेटल है, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि फिर से एक्शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि बेस और एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस निकल जाएगी। चेक कर लो, ये देखिए, एक्शेल्स में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, और HCl का फॉर्मूला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, ठीक है। तो मेटल का आपको सॉल्ट बनाना है, ये सॉल्ट बना और ये वाटर बना। मेटल का सॉल्ट कैसे बनेगा? Ca2+ और Cl, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 बना लोगे, सॉल्ट, वाटर और CO2 निकल गई। चेक कर लो इस रिएक्शन को, बैलेंस भी हो जाएगी आराम से। बोलिए, हो जाएगा, चेक कर लो, गलत मत करना, ठीक। उसके बाद अगला सवाल क्या पूछा उसने? कह रहा है कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब क्या है? हमें कौन सा लेना है? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब है हमें कौन सा लेना है? 2+, ठीक है। क्योंकि Cu+ होता है कॉपर 1 ऑक्साइड और Cu2+ होता है कॉपर 2 ऑक्साइड। तो इसको हम इसका ऑक्साइड बनाएंगे, 2 - 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? CuO। अब बताओ, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, नेचर बताइए, एसिडिक की बेसिक? कॉपर ऑक्साइड का नेचर बताओ, एसिडिक की बेसिक? बेसिक, बेसिक। कॉपर मेटल है, मेटल के ऑक्साइड हो, मेटल के कार्बोनेट हो, ठीक, या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, ठीक। क्या होता है? बेसिक होता है। तो ये हो गया बेसिक और ये हो गया एसिड। एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, लो बन गया सॉल्ट, वाटर खत्म। सॉल्ट कैसे बनेगा? कॉपर पे 2+ चार्ज है, Cl पे है सिंगल माइनस, ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, CuCl2 हो जाएगा, वाटर हो गया बाहर, गेम खत्म, ठीक। तो तरीके से याद करके तब जाना है। अब देखिए, बैलेंस तो आप कर ही लोगे जैसे तैसे, है ना। एक दो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट थी, वो आप याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद और क्या पूछा भाई उसने? ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, ठीक। कह रहा है कि हम्म चलो आ जाओ जरा, देखो क्या कह रहा है, देखो बच्चों। कह रहा है लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अभी अभी तो किया था, कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन लिख दो आपने, तो इन्होंने चेंज इन स्टेट एंड कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, तीनों एग्जांपल अभी डिस्कस किए थे, छोड़ दो, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में नहीं लेके जा रहे। अब सुनो, कह रहा ऑल्सो लिस्ट 3 इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सुनो ये वाली बात। ऑल्सो लिस्ट 3 लिमिटेशन इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन मेयरली बाय इट्स केमिकल इक्वेशन। मतलब इसका मतलब समझो, मेयरली का मतलब ओनली, मेयरली का मतलब ओनली, केवल, ठीक। सुनो, 3 इंफॉर्मेशन देख देनी है आपको जो कि केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं पता चलता है। 3 इक्वेशन देनी जो कि केवल केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं पता चलता है। क्या क्या नहीं पता चलता है? हीट निकलेगी तो नहीं पता चलेगा कितनी निकली, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी ना भाई, है ना। बात समझ रहे हो? कितनी जूल हीट निकली या कितनी किलो कैलोरी हीट निकली या कितनी कैलोरी हीट निकली, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इक्वेशन से नहीं पता चलेगा, ठीक। ओके, तो ये चीज है, बात समझ रहे हो? मतलब
हीट इवॉल्व हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सब हमें रिएक्शन को देख के नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, और क्या नहीं पता चलेगा रिएक्शन को देख के? तीन बातें आपको लिखनी है, तो देख लीजिए बच्चों क्या क्या बातें यहां लिखी हुई हैं। ठीक, ये देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ अ मैटर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें स्टेट नहीं पता चलता है जब तक मेंशन ना कि, मतलब केवल केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो नहीं पता चलेगा, अगर मेंशन करोगे तब तो बात बनेगी ना। तो केवल केमिकल इक्वेशन अगर आपने लिख दी तो उसका स्टेट हमें नहीं पता चलता जब तक लिखा ना जाए। और सही बात तो ये, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख दो अगर आप, उसके नीचे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस ये सब ना लिखो, तो वो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन से फेज में है, यानी कि कौन सा स्टेट है। फिर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, और जब तक आपने लेबोरेटरी में टेस्ट ना किया हो, आपने प्रैक्टिकल ना किया हो, तब तक ना तो आपको स्टेट पता चलेगा ना आपको कलर पता चलेगा। तो केवल केमिकल इक्वेशन से आपको कलर भी नहीं पता चलता है, तो द चेंज ऑफ कलर आफ्टर द रिएक्शन ये भी नहीं पता चलेगा। करेक्ट, तीन बातें, ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद कर लीजिए। क्या क्या नहीं पता चलता है? केवल केमिकल इक्वेशन कहीं पे लिखी रहे तो क्या क्या नहीं पता चलता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा वो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट नहीं पता चलता है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं पता चलता है, और चेंज ऑफ कलर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नहीं पता चलता है। जैसे कि आपकी कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए अब जैसे लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन थी, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक, और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, बैलेंस कर लेना आप, क्या बनता था, PbI2 और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, KNO3। तो बच्चों इसमें येलो PPT ये बनता है, तो ये आपको तब पता चलेगा ना जब लेबोरेटरी में आप जाके प्रैक्टिकल करोगे। रिएक्शन में थोड़ी ना पता चल जाएगा येलो कलर, ये तो फॉर्मूला लिखा है PbI2 का, लेड आयोडाइड का, तो कलर नहीं पता चलता है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी नहीं पता चलेगा, फेज भी नहीं पता चलेगा। लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करोगे, पता चलेगा, तब अपनी रिएक्शन में लिखोगे, तब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फालतू का सवाल था लेकिन परेशान करने वाला सवाल है, तो मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, तो ये आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। ठीक, चेक कर लीजिए, ये आप आराम से बैलेंस कर सकते हो, ये सब हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। Fe3O4 मिलता है हमको, Fe + H2O गिव्स Fe3O4। बताओ, चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ वाटर कौन से फेज में होता है इस रिएक्शन में, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? आयरन की रिएक्शन कराते हैं, बताइए, वाटर लिक्विड के साथ, वाटर गैस के साथ, वाटर गैस के साथ। यस, स्टीम होता है, ये स्टीम होता है, यस, तो ये स्टीम होता है। बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। आयरन 3 है, आयरन 3 लगा देंगे यहाँ, सही है। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, 4 2 8, लीजिए बैलेंस हो गया, चेक कर लो। ठीक, और नीचे वाली जो ना बैलेंस कर पाया तो क्या ही करोगे भाई, बताओ। इस रिएक्शन का नाम बताओ, कौन सी रिएक्शन है नीचे वाली, कौन सी रिएक्शन है नीचे वाली, बताइए जरा। CO2 वाटर के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस है, यस। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा, यस। एंडोथर्मिक है क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये, ठीक। बैलेंस, इसकी क्लास में मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम 6 लगाते थे और यहाँ 6 लगाते थे, अगर आपको याद हो, ठीक। 6 2 12 और 6, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ 6 लगा देंगे, 18 ऑक्सीजन होगा, बैलेंस हो जाएगा। मैंने बोला था इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो ये फोटोसिंथेसिस, और इसी को रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेस्पिरेशन, सही है, याद है। इसी को रिवर्स कर दोगे, यानी कि ऐसा लिख दोगे, अगर C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 और प्लस 6H2O, तो ये रेस्पिरेशन, और ये होती है एक्सोथर्मिक, याद है, एक्सोथर्मिक, और ये वाली होती है एंडोथर्मिक। ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, ये होती है एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है इसमें, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आइए, बैलेंस भी कर लिया। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इधर आ जाइए, ठीक। ये देखिए, आइए जरा सवाल देखते हैं, जल्दी से सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। क्वेश्चन क्या दिया उसने, कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 HNO3 एंड HCl एंड HNO3 NaCl एंड NaOH। ओके, अब सुनो,
जिंक को ट्रीट करो पहले H2SO4 के साथ, करो, कर लोगे, बताओ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिंक सल्फेट बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। बोलो, कोई डाउट? अब जिंक को ट्रीट करना है HCl के साथ, जिंक को HCl के साथ किया, फिर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ZnCl2 बन जाएगा, कोई डाउट? अब जिंक को ट्रीट करना है किसके साथ? सुन लो, पढ़ लो ध्यान से, क्या लिखा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ है। क्यों भाई? डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ है, तो इनका ये आंसर गलत है, इनका ये आंसर गलत है, ठीक, इसको मत कॉपी कर लेना, ठीक। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिलेगा बताओ? Zn और प्लस नाइट्रिक एसिड, अगर आपका क्या है? डाइल्यूट, आज ही पढ़ाया है, याद है? तो जिंक का नाइट्रेट मिलेगा Zn, रुक जाओ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, आज की क्लास में डिस्कस हुआ है, इसीलिए डिस्कस किया था मैंने, याद है? ये देखिए, ये गलत लिखा हुआ, इन सब चीजों से याद मत कर लेना उल्टे सीधे सवाल। अब देखो जरा, क्या है आपका? जिंक है और प्लस नाइट्रिक एसिड है HNO3, और ये डाइल्यूट है, तो क्या मिलेगा? जिंक का नाइट्रेट मिलेगा, यानी कि सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और क्या वाटर क्यों मिलता है? क्योंकि हाइड्रोजन की जगह आपको ऑक्साइड नाइट्रस एसिड, यस, अब क्या ही बताऊं, आज ही तो बताया था। लो भाई, हाइड्रोजन की जगह वाटर मिलेगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। और सुनो, इसमें 10 होता था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था याद कर लेना, क्या ही करोगे, इसमें 5 होता है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ कितना लगेगा? 4, 2 + 8 + 2 4, और ये 4, चेक कर लो, बैलेंस हो गई। 4 3 12 24, 24 और प्लस 6 30, 10 3 30, 10 हाइड्रोजन, यस, बैलेंस हो गया भैया, चेक कर लेना, ठीक। बोला याद करने के लिए, बैलेंस भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन करानी है हमें जिंक की डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, एक चीज और, रुक जाओ, इतना हो गया, अभी रुको देख लेते हैं अब किसके साथ करानी है। हाँ, अब किसके साथ करानी है? जिंक की रिएक्शन करानी है NaCl के साथ। अब बताओ जरा, जिंक की रिएक्शन क्या NaCl के साथ होगी? देखते हैं कौन बताएगा, बोलो भैया। जिंक की रिएक्शन क्या सोडियम क्लोराइड के साथ होगी NaCl के साथ? बताओ, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, बताओ, कारण बताओ। नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। जिंक सोडियम के सॉल्ट में से सोडियम को थोड़ी ना डिस्प्लेस कर देगा यार, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन, तो नो रिएक्शन, ठीक। उसके बाद लास्ट हमें कराना था जिंक का किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आज ही बताया, कितनी 100 बार बता दिया यार, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, खेल खत्म। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बार, ये तो भैया स्टार लगा लेना, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक, स्टार लगा लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। ये वाला सोडियम जिंकेट ना पूछा तो क्या पूछा उसने एग्जाम में, ठीक। अब आप आ जाइए भाई फटाफट, जरा आ जाओ। वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज एक्सोथर्मिक, लिख लोगे, और रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक, मैंने आपको इसकी याद कराई हुई है रेस्पिरेशन वाली, ठीक है, NCERT वाले रिवीजन सीरीज में, ठीक, ओके। तो क्या होता था बच्चों, यहां पर अगर रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होता था, बोलो क्या होता था? ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में बताओ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देगा आपको? CO2, और वाटर देगा आपको, यस और नो, और हीट निकलेगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी ATP के फॉर्म में। ये सब आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। बैलेंस कैसे करते थे? यहाँ 6 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा, चेक कर लो, सही है? सही है, बताइए, यस और नो, बोलो, ठीक है, ठीक। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती है यहां पर, ओके। और रिएक्शन लिख के आइएगा जिससे आपके आंसर का सपोर्ट हो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? decomposition reaction is the reverse, या decomposition, why the decomposition reaction called opposite of composition? decomposition opposite of combination क्यों होता है? combination में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल बनाएंगे, और decomposition में क्या होता है? सिंगल दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाता है, आपको पता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। पढ़ लीजिए, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड, एंड डिकम्पोजिशन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर substances, okay, so they are opposite the
तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में वाटर का, बेस्ट एग्जांपल है वाटर का। H2 प्लस O2 हमें क्या देगा, H2O। ठीक, बैलेंस करना हो तो कर लेना, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल बना रहे हैं। और अगर इसी की इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे, याद है 2H2O, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके अलग हो जाएंगे, चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन। एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है, बोलो कोई डाउट है, कर लोगे।